So hi everyone, it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life. Well, आज है चैप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ क्लास 10 आईसीएसई बायोलॉजी का पार्ट 3 एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द टू फेजेस जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। सबसे पहला फेज दैट इज लाइट फेज एंड दूसरा है हमारे पास डार्क फेज। लाइट फेज को हम लाइट डिपेंडेंट फेज भी कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज, बिकॉज इसमें जो भी चीज है वो लाइट के बिना नहीं हो सकती है, जबकि डार्क फेज को हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, राइट। सो लाइट डिपेंडेंट फेज की बात करते हैं। जो लाइट डिपेंडेंट फेज है, जो ये वाला फेज है हमारे पास, उसमें ऐसा है कि जो लाइट है दैट प्लेज अ की रोल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रही है और द अपना प्रोसेस जितना पार्ट उसने करना है। तो लाइट प्लेज की रोल, ओके। तो जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, कुछ भी नहीं होगा अगर यहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं होगी। सेकेंड थिंग इज कि इसमें जो है वो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इस स्टेज पे होते हैं, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शंस हम मेन दो होते हैं। सबसे पहले एक होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट्स एंड एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। बेसिकली एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहेंगे हम उसको। वो दो रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे जिसकी वजह से आगे रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ये बहुत ज्यादा क्विकली होते हैं। ऑल द रिएक्शंस that happens in the light dependent phase, they are very quick, very fast। तो यहाँ के रिएक्शन बहुत ज्यादा क्विक होते हैं, ठीक है। क्विकनेस के साथ साथ ये लाइट के साथ इनिशिएटेड ऑब्वियसली, बिकॉज लाइट एक की रोल प्ले कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा क्विकली हो रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब आ जाते हैं यहाँ पे फिर से बात करते हैं कि जो इसे हम इस फेज को हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। We call it as photochemical phase। अब photochemical phase कैसे आया? Photo means light, जो फोटो है that means light, एंड जो ये केमिकल है, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन से, तो इसलिए हम इसे कहते हैं फोटोकेमिकल फेज। वैसे ही अगर साथ के साथ हम बात करें फोटोकेमिकल फेज के साथ साथ इसमें जो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस करते हैं वो प्लेस करते हैं इन द थाइलाकॉइड्स, ठीक है। बिकॉज क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट है इन द वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड्स, इसलिए इसमें जो भी रिएक्शंस टेक प्लेस करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? थाइलाकॉइड्स में रिएक्शंस टेक प्लेस करेंगे रिपीटेडली या फास्टली, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो मेन रिएक्शन है, दो रिएक्शन मेन हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले यहाँ पे मैं रिएक्शंस लिख देती हूँ। दो रिएक्शंस हैं, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाती है वो क्या हो जाती है, वहां पे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब जब क्लोरोफिल एक्टिवेट होगी, वाटर स्प्लिट हो गया, तो शुरू हो जाएगा डार्क फेज। और डार्क फेज को स्टार्ट करने से पहले लेट अस स्टडी अबाउट दीज टू रिएक्शंस इन डिटेल, राइट। सो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल को अगर हम इन ब्रीफ समझे तो इट इज बेसिकली कि जब आपको, अगर देखो आपको कभी एनर्जी मिलेगी तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक्साइट हो जाएंगे जिससे एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको आपकी कोई फेवरेट चीज मिले तो आपका अंदर से मन करता है कि हाँ मैं ये कर दूँ, हाँ मैं वो कर दूँ, तो एक्साइटमेंट आ जाती है। वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑफ क्लोरोफिल वो एक्साइट हो जाते हैं एंड दे एक्टिवेट, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल की बात करते हैं। जैसे कि जौन सा मैंने एग्जांपल दिया है, तो लाइट मिलने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाते हैं एक्साइट एंड उसकी वजह से एक्टिवेट हो जाती है हमारी क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल की एक्टिवेशन की वजह से these reactions takes place, उससे फिर क्या होता है, हमारे जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस करती है, ठीक है। तो ये स्टेप 1 है।
दो स्टेप्स हैं बेसिकली फोटोकेमिकल फेज के, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. दिस इज द स्टेप 1, राइट. सो यस, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल में जब क्लोरोफिल को हम लाइट एनर्जी से एक्सपोज करेंगे, लाइट एनर्जी देंगे हम क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल को लाइट एनर्जी के सामने एक्सपोज कर देंगे, उसको खुला छोड़ देंगे लाइट एनर्जी के सामने. तो लाइट एनर्जी के जो फोटोन्स हैं, हमने पढ़ा था लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स. तो लाइट एनर्जी के जो फोटोन्स है वो कौन कैप्चर करेगा? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल फोटोन्स कैप्चर करेगा तो क्या होगा? क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाएगी. तो इट गेट्स एक्टिवेटेड बाय एब्जॉर्बिंग. क्या एब्जॉर्ब करना था? लाइट एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? फोटोन्स. इसके वजह से ये हमारा टेक्स प्लेस, राइट. तो इससे एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल हो गई. अब एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल इतना था, लेकिन ये एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या होने वाली है? हमारी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी तो बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के अंदर दो और प्रोसेस होंगे. मतलब एक रिएक्शन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की हेल्प से ही दो और रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं. वो रिएक्शन काम आएंगे हमारे डार्क फेज में. सो देखो कि वो क्लोरोफिल एक एक्टिवेशन जस्ट कि उसका एब्जॉर्ब करना लाइट को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वैसे ही आप लोगों का मेरी बातों को एब्जॉर्ब करना, इस चैप्टर को एब्जॉर्ब करना, इस चैप्टर को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसा यहाँ पे क्लोरोफिल का हमारे फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट होना था. वैसे ही आप मेरी बातें ये जो मैं लिख रही हूँ और जो हमारी बुक्स में लिखा है उसको एब्जॉर्ब करो, एक्टिवेट हो और अपने स्टडी करना शुरू करो. स्टडी करना शुरू करोगे, एग्जाम्स में हेल्प मिलेंगी. एग्जाम में हेल्प मिली, आपके मार्क्स अच्छे आए. मार्क्स अच्छे आए तो पेरेंट्स खुश, टीचर्स खुश, सबसे ज्यादा आप खुश. तो वो ही सब कुछ देखो, इसको आप अपनी लाइफ से रिलेट करके याद रखो. ठीक है. जैसे ही इसके लिए एब्जॉर्बिंग फोटोन्स इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एब्जॉर्बिंग स्टडी एंड नॉलेज इंपॉर्टेंट है, राइट. अब आ गए हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बेसिकली H2O जो है हमारा, इसमें से H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव को अलग करना है. ठीक है. और ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को हम कहते हैं फोटोलाइसिस. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. इसको हम फोटोलाइसिस क्यों कहते हैं? लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, वाटर को हम ब्रेक कर रहे हैं. लेकिन फोटो क्यों? फोटो मीन्स लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. क्योंकि लाइट नहीं होती तो क्लोरोफिल एक्टिवेट नहीं होता, क्लोरोफिल एक्टिवेट नहीं होता तो वाटर स्प्लिट नहीं होता. इसीलिए वाटर का स्प्लिट होना इंपॉर्टेंट किसकी वजह से है? लाइट की वजह से. इसलिए फोटोलाइसिस. ठीक है. वैसे ही अगर हम बात करें फोटोलाइसिस के बारे में, अब ये तो बच्चों वाली टर्म होगी ना, H2O gives H पॉजिटिव OH नेगेटिव. बट जो अब आपको रिएक्शन पढ़ना है और याद रखना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज अगले दो केमिकल रिएक्शन उसी पे बेस्ड हूँ. तो रिएक्शन है हमारा 2H2O. ये तो 2H2O के 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? हम यूज कर रहे हैं एनर्जी ऑफ 4 फोटोन्स. ठीक है. 4 ही यूज करनी है, एनर्जी ऑफ 4 फोटोन्स. इससे क्या बन रहा है? H पॉजिटिव तो बन ही रहा है, पर कितने H पॉजिटिव बन रहे हैं? 4 H पॉजिटिव बन रहे हैं. साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज भी तो किए हैं, प्लस O2. ठीक है. ये आपको मिलने वाला है. ठीक है. और इस रिएक्शन को कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है. अब इस वाटर मॉलिक्यूल को हमने स्प्लिट कर दिया इनके कंपोनेंट्स में, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स. अब बात करते हैं फोटोलाइसिस कहाँ पे हो रही है. जो फोटोलाइसिस है वो अक्कर हो रही है हमारी ग्राना में. ग्राना क्या है?
अगर आपको याद हो, ये एक थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड सॉरी नॉट थाइलाकॉइड, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, राइट, डबल मेम्ब्रेन, राइट। तो यहाँ पे ये एक जो कॉइन है दैट इज थाइलाकॉइड। लेकिन जब बहुत सारे ऐसे कॉइन्स बन जाते हैं, इसे हम कहते हैं ग्राना। क्या कहते हैं इसे हम? ग्राना। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बहुत सारे एक सरफेस पे जो सेमी लिक्विड सरफेस है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो वैसे ही ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है वो हो रहा है टेक प्लेस इन द ग्राना। एक एक ग्राना करके वो मूव कर रहा है, ठीक है, एक एक थाइलाकॉइड में वो मूव कर रहा है, इसकी वजह से वो ग्राना में हो रहा है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को डिफाइन हम कैसे करते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नॉट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की डिफाइन आएगी। द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर in the grana of the chloroplast in the presence of light to its respective components of hydrogen, oxygen and electrons। अब समझ आ गई? अब आ जाते हैं एंड रिजल्ट ऑफ फोटोलाइसिस। यहाँ पे हमारी स्प्लिटिंग हुई, फोटोलाइसिस हुई, फोटोलाइसिस का ये एंड रिजल्ट क्या निकले? यही एंड रिजल्ट, ये तो रिएक्शन है ना, पर इसी रिएक्शन से हम एंड रिजल्ट का पता लगा लेंगे। लेट्स सी, हाइड्रोजन आयंस है जो ये देखो एंड रिजल्ट क्या बना? हाइड्रोजन आयंस बन गए, 4 हाइड्रोजन आयंस, 4 इलेक्ट्रॉन्स बने और O2 बना। अब ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, ये ऐसा हुआ, लेकिन ये तीन चीजें जो ये बनी है इसका क्या बनेगा? ठीक है, इसका क्या बनेगा? सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे H आयन से, हाइड्रोजन आयन से। तो ये हाइड्रोजन आयंस है ना, इसे पिक कर लेता है हमारा एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल है दैट इज NADP। इसकी फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियाइड फॉस्फेट। क्या कहेंगे? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियाइड फॉस्फेट, ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NADP। अब ये NADP हमारा H पॉजिटिव आयन लेगा और क्या बन जाएगा? NADPH। इसको हम कहते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसमें बस एक आ जाएगा एक्वस निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट, या एक्वस भी कहते हैं इसको, या आप इसको ये भी कह सकते हो रिड्यूस्ड NADP, या हाइड्रोजन फॉस्फेट भी कह सकते हैं। तीन नाम है रिड्यूस्ड NADP, मतलब रिड्यूस निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियाइड फॉस्फेट, या आप बोल सकते हो इसको निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, दो नाम आपको मैंने बता दिए इसके, जो भी आप बोल सकते हो। अब तीसरी चीज अगर बात करें, इसमें हाइड्रोजन का काम खत्म। अब यहाँ पे जो O निकले थे ना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकला था, ये कहाँ पे यूज होगा? ये जो ऑक्सीजन है वो गिवन आउट होगी इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मतलब ऐसे दो ऑक्सीजन मिल जाएंगे, ये फॉर्म बन जाएगा O, मतलब O प्लस O क्या बन गया? O2, ये वाला O2 बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और ये बाहर निकल जाएगी तो एटमॉस्फेयर वो बाहर दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से हमें ऑक्सीजन मिलती है नॉर्मली, ठीक है, बाद में उससे भी मिलेगी, बट ये भी यहाँ से भी मिलती है बट थोड़ी मिलती है। अब बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं। जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास, ये ना ADP होता है एक हमारे पास, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एक मॉलिक्यूल है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। इसमें ना ये इलेक्ट्रॉन को ना हम ऐड करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं ना, तो बेसिकली ये कन्वर्ट कर देता है NADP को इन ADP को
एटीपी में, एटीपी में दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, क्या बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे बना, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, ये हेल्प करेगा एडिशन ऑफ फॉस्फेट करने में, और इसे हम कहेंगे, वैसे जब एडिशन ऑफ फॉस्फेट होती है ना तो उसमें कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। लेकिन यहाँ पे किसने एडिशन करवाई है, इलेक्ट्रॉन ने। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे हुई, लाइट की वजह से, तो इसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट in ADP to form ADP in the presence of light, इसलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे ऐड होता है, ये फॉस्फेट जो ऐड हो रहा है ना एडीपी में तो फॉर्म एटीपी, तो ये ऐड कैसे होता है, क्या इसका प्रोसीजर है बेसिकली। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये इसको कन्वर्ट करता है एक फॉस्फेट ग्रुप, जैसे जिसे हम कहते हैं P1, ये P1 नहीं, PI, आई एम सॉरी, इसको PI कहते हैं। PI इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है। तो ये इस ग्रुप को ऐड करवाता है इन आर ADP, ठीक है। अब ADP में ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ एंड लाइरेशन, हमारे फॉस्फोलाइरेशन, राइलेशन, राइलेशन। देखो, इफ आई कैन मेक अ मिस्टेक यू कैन ऑल्सो, एंड मैं इसको छुपाऊंगी नहीं, आई एम नॉट गोना कट द वीडियो बिकॉज मिस्टेक्स आर मेड बाय नाउ एंड आई एम अ मैन ऑल्सो, आई एम नॉट अ गॉड, राइट। तो टीचर्स से भी कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, उन पे हंसा मत करो, इवन लर्न फ्रॉम देम, कि अगर उन्होंने इतने सालों से पढ़ा है, मैं अपनी बात नहीं करी, आई एम जस्ट अ यंग टीचर यू कैन से, बट अगर स्कूल के टीचर की बात करें उनसे कोई गलती हो जाती है हम हंसने लग जाते हैं, बट उनसे सीखो कुछ, क्योंकि उन्होंने इतने साल पढ़ा है और उनसे बाई चांस मिस्टेक हो गई तो आपसे भी तो हो सकती है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो और अच्छी तरीके से पढ़ो, ठीक है। मॉरल वैल्यूज भी साथ साथ में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स व्हाई। फॉस्फोराइलेशन ऐड हो गया, हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गई। अब यहाँ पे हमारा लाइट डिपेंडेंट फेज फिनिश हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डार्क फेज, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। अब लाइट इंडिपेंडेंट फेज के बारे में कुछ बात करते हैं। तो डार्क फेज है ना, जो ये ना उसका पुराना नाम है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज नया नाम है, जो डार्क फेज है वो एक पुराना नाम है। और डार्क फेज इसलिए नाम को हमने अब बोलना छोड़ दिया क्योंकि डार्क फेज से कई लोग इसको मिसकंसेप्शन लगा लेते थे कि डार्क मतलब नाइट के टाइम पे हो रहा है जब लाइट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, जबकि इसका ये मतलब नहीं है कि वो नाइट के टाइम पे हो रहा है, डार्क टाइम पे हो रहा है। इसका ये मतलब है कि उसको लाइट की जरूरत नहीं है, अगर लाइट ना भी हो तो वो थोड़ी देर के लिए कैरी ऑन हो सकता है, राइट। सो लाइट इंडिपेंडेंट फेज, या इसको हम कहते हैं बायो सिंथेटिक फेज, क्योंकि यहाँ पे थैटिक फेज, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ हमारा ग्लूकोज होगी, इसलिए हम इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। अब जो मैं बात कर रही थी डार्क फेज और लाइट फेज के बारे में, जो डार्क फेज वर्ड था ना वो ये नहीं मीन कर रहा था कि वो डार्क में हो रहा है या नाइट में हो रहा है, इट बेसिकली मेंट कि जो रिएक्शंस हैं वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, और क्योंकि वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है इसलिए उसको हम बेटर होगा कि कॉल करें लाइट इंडिपेंडेंट फेज इंस्टेड ऑफ डार्क, ठीक है। वैसे ही अब जो ये रिएक्शंस है इस फेज में ये डिपेंड नहीं करते हैं
लाइट पे। इनको रिक्वायर नहीं है लाइट, बट जो लाइट है, लाइट इसलिए रिक्वायर नहीं है बिकॉज वहां से जो ATP और NADPH बना था, ये दो चीजें हम यूज करने वाले हैं इस फेज में, तो उसकी फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं उस चीज के बारे में। अब कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू स्टार्च एंड अदर केमिकल्स। अब बेसिकली क्या होता है, जब ग्रीन प्लांट में हमारा ग्लूकोज प्रिपेयर होता है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग ग्लूकोज टू स्टार्च। अब ये स्टार्च में क्यों कन्वर्ट करते हैं, फॉर इट्स स्टोरेज। स्टोरेज क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज है दैट इज रेडिली soluble इन वाटर। तो इन वाटर में वो जैसे बना, वो सीधा सोल्यूबल हो गया, तो वो कैसे हम उसको बाद में यूज कर पाएंगे, एट नाइट यूज हो जाएगा रेस्पिरेशन के लिए एंड ऑल दैट। तो उसके लिए हमें चाहिए स्टार्च, उसकी कन्वर्जन करेंगे फॉर इट्स स्टोरेज, राइट। राइट, तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं टू फॉर्म वन सिंगल मॉलिक्यूल दैट इज स्टार्च। अब स्टार्च फॉर्म हो गया, ये स्टार्च जो है बेसिकली इसे हम डाइसेकेराइड या केन शुगर भी कहते हैं, और कई प्लांट्स स्टार्च भी फॉर्म करते हैं, कई फॉर्म करते हैं ऑयल में, और ये प्रोसेस टू फॉर्म ग्लूकोज टू स्टार्च इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन, अब ये क्या है, इट इज द प्रोसेस जिससे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आर कंपाइल्ड टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल। एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्लूकोज को स्टार्च में फॉर्म करने की। इंग्लिश में बात करें तो इट इज बेसिकली when small molecules of a substance are compiled together to form a bigger molecule is called as polymerization। अब आज का ये टॉपिक जो लाइट फेज एंड डार्क फेज का टॉपिक था, दैट वी कंप्लीट नाउ। एक छोटा सा टॉपिक और है साथ में, मतलब छोटा तो नहीं है, वी हैव लॉट ऑफ टॉपिक्स लेफ्ट। अब टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया है और क्या क्या रह गया है। वी आर मूविंग अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम भी लग रहा है बिकॉज कई मैंने देखा है, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, please no hatred to any teacher present on YouTube or anything, but still my thinking and my everything। तो कई टीचर्स नहीं कहूँगी, कई बार ऐसा मेरे से भी हो जाता है कि मैं बिना बुक के पढ़ाऊँ, बिना बुक के हिसाब से पढ़ाऊँ कि कौन सा टॉपिक टर्न बाई टर्न करें, तो कुछ ना कुछ टॉपिक बाय चांस मिस्टेक से रह जाता है। यहाँ कहते टॉपिक हम कवर करते हैं बट उसको ऊपर से कर लेते हैं, बीच में माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो रह जाती हैं। तो आई एम मूविंग अकॉर्डिंग टू द बुक, ताकि कुछ भी हमारा मिस ना हो, हम अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ फॉर द बोर्ड, बिकॉज ये वीडियोस फॉर द बोर्ड है, ये आपके नॉर्मल क्लास टेस्ट के लिए वीडियो नहीं है, ये बोर्ड के लिए वीडियो है, जब आपको एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से डिटेल में करने की ज़रूरत है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें, राइट। तो अब डिस्कस करते हैं कि हमने जब से चैप्टर स्टार्ट किया था हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले जब भी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वी टॉक्ड अबाउट क्या होते हैं प्लांट्स, बिकॉज वो है सेल्फ प्रोड्यूसर्स। फिर हमने बात की फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस की डिफाइन पढ़ी, कीवर्ड्स देखे, उसकी इंपॉर्टेंस देखी हमने, उसकी केमिकल इक्वेशन भी पढ़ी थी हमने। फिर हमने पढ़ा अबाउट क्लोरोफिल के बारे में, सॉरी पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, यस। फोटोसिंथेसिस की डिफाइन देखी, उसका केमिकल रिएक्शन देखा, एवरीथिंग देखा, इंपॉर्टेंस देखी। फिर हमने क्लोरोफिल की बात की थी, कहाँ पे प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड्स, क्लोरोप्लास्ट, उन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। फिर कैसे ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, उसमें हमने पोटेशियम आयन थ्योरी पढ़ी, सुगर सॉल्यूशन थ्योरी पढ़ी थी। फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, डार्क फेज एंड नाइट फेज हमने आज कवर कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग कि क्या क्या अडेप्टेशंस हैं
फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड रिजल्ट क्या है प्रोडक्ट्स का फॉर द फोटोसिंथेसिस, एंड देन फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस का। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बट देन आफ्टरवर्ड्स इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उससे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो we'll seeing that in the next video, and I'll see you guys in the next video, and till then bye bye, take care, hit the like and share this video with your friends as much as possible, subscribe to the channel, and bye guys, take care, ask all your queries in the comment section. Bye.